तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग फेडरलिज्म चैप्टर को इजी एंड एनिमेशन के फॉर्म में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत की जाए। तो हमारा पहला टॉपिक है फेडरलिज्म, यानी हम लोगों को सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है। तो फेडरलिज्म का मतलब होता है यह एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट की पावर है उसको डिफरेंट लेवल पर बांट दिया गया है। कहने का मतलब है जैसे तुम्हारे घर का कोई सिस्टम होगा, तुम्हारे स्कूल का कोई सिस्टम होगा, कोई तुम्हारा भी सिस्टम होगा कि सब कुछ ऐसे काम धाम होगा, उसी तरह यह एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें जो गवर्नमेंट की पावर है उसको डिफरेंट लेवल पर बांट दिया गया है। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास पावर होती है। पावर कहने का अर्थ है कि उसके पास डिसीजन लेने की पावर है, उसको देश में क्या क्या करना है, क्या क्या प्लानिंग है, क्या कौन कौन सा वह काम कर सकता है, सब पावर है। तो इसमें फेडरलिज्म का मतलब यही है कि यह एक गवर्नमेंट का सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट की पावर को डिफरेंट लेवल पर बांट दिया गया है। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट भी है, यानी 3 लेवल है इंडिया में। यही है फेडरलिज्म का मतलब। तो हमारा अगला टॉपिक है यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल गवर्नमेंट। यानी देखो जो यूनिटरी गवर्नमेंट है और जो फेडरल गवर्नमेंट है यह दोनों ही गवर्नमेंट का एक टाइप है, एक सिस्टम है जिसमें हम लोगों को अंतर समझना है। तो देखो यूनिटरी गवर्नमेंट का मतलब होता है एक गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जहां सिर्फ और सिर्फ एक लेवल का गवर्नमेंट हो। अब फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है गवर्नमेंट का ऐसा सिस्टम जहां पर 2 या उससे ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहता है। जैसे कि यूनिटरी गवर्नमेंट में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, जबकि फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट भी होगा, इसके आगे लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है, लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में नहीं होगा। दूसरा अंतर यह है कि अगर यूनिटरी गवर्नमेंट में कोई स्टेट गवर्नमेंट बन भी गया तो वो लेस पावरफुल रहेगा, यानी वो सिर्फ और सिर्फ नाम का स्टेट गवर्नमेंट है। उसको सारा ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट देगा और सारा काम काज सेंट्रल गवर्नमेंट ही समझाएगा, और वह बस दिखाने के लिए है कि हाँ स्टेट गवर्नमेंट हमने बना दिया है, वह इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। जबकि फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा वह आज़ाद रहेगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं रहेगा कि हमने यह क्यों किया या क्यों नहीं किया, जबकि यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता। हमारा अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ फेडरेशन, यानी कितने टाइप के फेडरलिज्म हम ला सकते हैं। तो पहला टाइप है कमिंग टुगेदर, यानी अगर मान लो कोई छोटे छोटे देश हैं वो सोचते हैं क्यों ना हम एक साथ मिल जाते हैं और एक नया कंट्री बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यह होगा कि सबका अपना अपना अलग अलग पावर होगा, सभी देश अपने अपने हिसाब से रूल करेंगे। बस वो लोग एकजुट होकर बड़ा देश बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाहते हैं? ताकि उनकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाए, यानी बड़ा देश बन जाएंगे तो कोई भी देश उन पर अटैक नहीं करेगा, और साथ ही साथ उनकी एक बड़ी पहचान भी बन जाएगी। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कमिंग टुगेदर। कमिंग का मतलब होता है पास आना, यानी जो डिफरेंट गवर्नमेंट है, डिफरेंट स्टेट हैं, वो एक साथ आते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना एक बड़ा सा कंट्री बना दिया जाए, जिसकी वजह से हम लोग का सिक्योरिटी भी इंक्रीज हो जाएगा और हमारी पहचान भी बन जाएगी। तो ये पहला मेथड था। दूसरा मेथड है होल्डिंग टुगेदर, यानी एक बड़ा सा कंट्री है उसको अच्छे से चलाने के लिए और रीजनल डाइवर्सिटी को एडजस्ट करने के लिए सरकार सोचती है कि ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा, तो क्यों ना छोटे छोटे स्टेट गवर्नमेंट में बांट दिया जाए, जिसकी वजह से जो हमारा देश का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी इजी हो जाएगा और देश में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। तो यह सोचकर वह देश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। तो इसके कहते हैं होल्डिंग टुगेदर। यह फेडरलिज्म का भी एक टेक्निक है। जैसे होल्डिंग टुगेदर की बात करें तो इंडिया हो गया, स्पेन हो गया। लेकिन कमिंग टुगेदर की अगर कोई बात किया जाए जैसे यूएसए हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यह ऐसे देश हैं। तो कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर यह 2 मेथड है। तो हमारा अगला टॉपिक है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कहने का अर्थ है कि फेडरलिज्म की क्या क्या क्वालिटी है। अब हम इसमें फेडरलिज्म की क्वालिटी गिनानी है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली इसकी यही क्वालिटी है कि फेडरलिज्म जहाँ पर भी होगा वहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगा, स्टेट गवर्नमेंट होगा, लोकल गवर्नमेंट भी हो सकता है। और इसकी अगली क्वालिटी है
कि सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सबका अपना अपना एरिया होगा और अपना अपना पावर होगा, यानी सब अपने एरिया में पावरफुल रहेंगे। और इसकी अगली क्वालिटी है कि इसको सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा रहेगा? तो पहला कि भाई इस देश में फेडरलिज्म है, यानी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कितने हैं वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा। और सबका कितना कितना एरिया है वो भी लिखा रहेगा। और सबका कितना कितना पावर है यह भी लिखा रहेगा, यानी सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा रहेगा। अगर मान लो देश चलाने के लिए पैसा चाहिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए, तो यह पैसा कहाँ से आएगा ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किस गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आएगा। अब मान लेते हैं कि मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को समझ ही नहीं आ रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे से लड़ने लग रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, वो कह रहा है नहीं वो लिखा है, तो इसको कौन समझाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में आखिर लिखा क्या है। तो इसमें बताया गया है कि कोर्ट बताएगा कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारा इतना पावर है, स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारा इतना पावर है, यानी कोर्ट समझाएगा कि किसके पास कितना पावर है। अगर मान लेते हैं कि कभी भगवान ना करे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो कौन सलटाएगा, यानी कौन इंसाफ करेगा, कौन लड़ाई को शांत करवाएगा? तो यह काम है सुप्रीम कोर्ट का। जो सुप्रीम कोर्ट है वही दादा बन जाएगा और वह स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के झगड़े को सलटा देगा, यानी सुलझा देगा। एक मजे की बात बताऊं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे कि क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज कर दिया जाए, जिसकी वजह से उसका जो पावर है वह अपनी पावर बढ़ा लेगा और स्टेट गवर्नमेंट की पावर को कम कर देगा। तो देखो, एक तो ऐसा करना गलत बात है। अगर ऐसा वह कर रहा है तो इसके लिए भी एक प्रोसेस बनाया गया है। सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अप्रूवल लेना पड़ेगा, यानी दोनों अगर राजी हो गए कि ठीक है अमेंडमेंट होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, यानी हार्ड प्रोसेस है इसका, ठीक है। और एक बात तो मैं तुम लोगों को बताना ही भूल गया कि देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो एक ही सिटीजन पर रूल कर रहे हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नियम कानून बताया तो वह एक ही सिटीजन पर लागू होगा, और अगर स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई नियम कानून लगाया वो भी एक ही सिटीजन पर लागू होगा। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं तो अलग अलग लोगों को दोनों रूल करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ए पर्सन को रूल करेगा तो स्टेट गवर्नमेंट बी पर्सन को रूल करेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ तक हम लोगों ने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को एकदम अच्छे से समझ लिया है। और हमारा अगला टॉपिक है कि भाई साहब हमें देश में फेडरलिज्म चाहिए ही क्यों, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखो इसके मेनली दो उद्देश्य हैं, दो ऑब्जेक्टिव है। पहला है कि देखो भाई भारत देश हमारा है, ठीक है, यह इतना बड़ा देश है, तो पहला नंबर तो अगर देश में स्टेट गवर्नमेंट रहेगा तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो अच्छा से चलेगा, ठीक है, हेल्प होगी। और दूसरी यह है कि किसी भी रीजन में इतनी डाइवर्सिटी रहती है तो उसको एडजस्ट करने के लिए पावर को बांट देना अच्छी बातें होती है। जैसे इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग रहते हैं, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, बहुत सारे कलर के लोग रहते हैं। अगर मान लो उनमें झगड़ा हो जाए, एक रिलीजन कहे कि भाई तुम सिर्फ अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, हमारा तो सोच ही नहीं रहे हो। दूसरा कास्ट का कहे कि भाई तू अपना सोच रहा है, मेरा तो सोच ही नहीं रहा है। कलर में भी हो सकता है, जगह में भी हो सकता है कि भाई नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया सब अपने में लड़ने लगे, कहें कि भाई तुम अपना डेवलपमेंट कर रहे हो, हमारे एरिया का तो हो ही नहीं रहा है। तो इसके लिए सरकार में झगड़ा हो सकता है, देश टूट सकता है। तो इससे फायदा यह होता है कि देश की यूनिटी बनी रहती है फेडरलिज्म से, और दूसरा नंबर जो डाइवर्सिटी है वो भी एडजस्ट होता है। तो मेनली इसके दो ही ऑब्जेक्टिव है, पहला रीजनल डाइवर्सिटी को एडजस्ट करना और दूसरा देश में एकता बनाए रखना, यानी देश की यूनिटी बनाए रखना, यानी नेशनल यूनिटी को इंश्योर करना।